वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ आत्मकथ्य कविता के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे प्रश्न उत्तर याद हो चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस कविता के कवि का क्या नाम है। आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। आत्मकथ्य कविता के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद है। क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, अब आप इस कविता का नाम पढ़ेंगे, क्या है? आत्मकथ्य। अब आप बोलेंगे सर हमने आत्मकथा वर्ड तो सुना है, लेकिन यह आत्मकथ्य क्या होता है? देखिए, आत्मकथा किसे कहते हैं पहले उसे समझिए। आत्मकथा का मतलब होता है जब कोई इंसान अपनी लाइफ के बारे में क्या है, पूरी लाइफ का वर्णन करता है। जब मान लीजिए मैं अपनी पूरी लाइफ का क्या है वर्णन करूंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ पूरी लाइफ का, तो वो आत्मकथा होता है। और जब कोई इंसान अपने जीवन की खास घटनाओं का वर्णन करता है, सारी लाइफ का नहीं, केवल कुछ खास घटनाओं का, तो उसे आत्मकथ्य कहते हैं। यानी कि आत्मकथ्य में क्या है, कुछ समय का वर्णन होता है, कुछ घटनाओं का वर्णन होता है, एक पर्टिकुलर टाइम का वर्णन होता है। और आत्मकथा में क्या है, पूरी लाइफ का वर्णन होता है। क्लियर हो गया। तो इसमें कवि ने अपने जीवन की कुछ खास घटनाओं का वर्णन किया है, कुछ खास समय का वर्णन किया है। तो आत्मकथ्य आप समझ गए, जिसमें कोई इंसान अपने जीवन की किसी खास घटनाओं का वर्णन करता है, खास घटनाओं का, वो आत्मकथ्य होता है। और आत्मकथा में क्या होता है, जब कोई इंसान अपने लाइफ की सारी घटनाओं का वर्णन करता है, मतलब पूरी लाइफ का वर्णन करता है, वो आत्मकथा होता है। और ये आत्मकथ्य है क्योंकि इसमें कवि ने अपने जीवन की खास खास घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज। अब इसके प्रश्न उत्तर पे आ जाइए। आपको सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? अब इस कविता में कवि कह रहा है कि भाई मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। क्या कारण है कि वो आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है? पहला रीजन, वह अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। तो अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेगा तो उसके दुख क्या हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे, उसको सारी पुरानी बातें याद आ जाएंगी जो वो याद नहीं करना चाहता है। होता है ना, हमारे साथ कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जिनसे हम बहुत मुश्किल से क्या है निकल चुके होते हैं, तो हम नहीं चाहते कि अब कोई इस टॉपिक पर बात करे। तो कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? पहला रीजन है, वह अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता, वह अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता। दूसरा कारण है, उसने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लोग प्रेरित हो सके। अब ये कवि का मानना है। कवि कह रहा है कि भाई मैंने जीवन में ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं, तो मैं क्यों आत्मकथा लिखूं? जब लोगों ने मेरी आत्मकथा से प्रेरित ही नहीं होना, ना मैंने जीवन में कुछ ऐसा किया है कि मैं लोगों को प्रेरित कर सकूं, तो मैं क्यों आत्मकथा लिखूं? ये कवि का मानना है। और तीसरा, वह लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहता। ठीक है, वह लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहता, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों का दुख सुनकर क्या करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। सामने तो वो सिंपैथी दिखाएंगे, लेकिन पीठ पीछे मजाक बनाते हैं। तो 3 पॉइंट याद रखने। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? एक तो वो अपने दुखों को ताजा नहीं करना चाहता, दूसरा उसने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग प्रेरित हो सकें, और तीसरा वह लोगों को हंसने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहा है। क्लियर हो गई बात। वह अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता, उसने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग प्रेरित हो सके, और तीसरा वह दूसरों को हंसने का मौका नहीं देना चाहता। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही कुछ है। देखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? अब जब लोग उससे आत्मकथा सुनाने की बात करते हैं या कुछ भी कहते हैं, ठीक है, लिखने की बात कहते हैं, तो वो कहता है कि अभी सही समय नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कहता है? तो वही आंसर है, पहले वाले क्वेश्चन के ही सारे पॉइंट इसमें आ सकते हैं। मैंने वही पॉइंट लिखे हैं जो इस वाले क्वेश्चन में भी ऐड हो सकते हैं। तो कवि को लगता है कि अभी आत्मकथा सुनाने का सही समय नहीं है। क्यों नहीं है सही समय? क्योंकि
वह अपने दुखों को याद नहीं करना चाहता। उसने जीवन में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लोग प्रेरित हो सके और वह लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका नहीं देना चाहता, इसीलिए तो वो अपनी आत्मकथा नहीं सुनाना चाहता। तो अगर आप दोनों क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो आप समझोगे कि मीनिंग एक ही है। दूसरे क्वेश्चन में भी वो यही कह रहे हैं कि कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं सुनाना चाहता, मतलब वो ऐसा क्यों कह रहा है कि अभी सही समय नहीं है, तो यही रीजन है उसके। ठीक है, और पहले वाले में वो पूछ रहे थे कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता, तो सेम ही आंसर है, आप इन्हीं पॉइंट को लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या अर्थ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहला आप इनका अर्थ बताएंगे। स्मृति का मतलब होता है याद और पाथेय का मतलब होता है सहारा। याद रखना इन दोनों चीजों को। स्मृति का मतलब होता है याद और पाथेय का मतलब होता है क्या, सहारा। तो फिर आप क्या लिखेंगे, जब कवि दुखी होता है तो वह पुरानी यादों को याद करता है, वह अपनी प्रिया को याद करता है, इन्हीं यादों के सहारे कवि अपना जीवन जी रहा है। तो आप समझ गए कि स्मृति ही उसकी पाथेय है, मतलब जो उसकी प्रिय की याद है ना, वही उसके जीवन जीने का अब क्या है, सहारा है। ठीक है, तो आप प्रश्न समझ गए। देखिए, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशा है, यानी कि कवि जो याद है उसकी प्रिया की, है ना, जो उसकी प्रेमिका की यादें, वही कवि के जीवन जीने का अब क्या है, सहारा है। क्लियर हो गई बात, वो उन्हीं यादों के सहारे अब जीवन जी रहा है। तो क्लियर हो गई बात, स्मृति का मतलब क्या है, स्मृति का मतलब है याद और पाथेय का मतलब है सहारा। तो फिर आप यही लिख देना कि जब कवि दुखी होता है तो वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका की यादें अब उसके जीवन जीने का क्या है, सहारा है, और वो इन्हीं यादों के सहारे अब अपना जीवन जी रहा है। तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। आपने इसका मीनिंग बताना है कि कवि क्या कहना चाहता है। मिला कहां वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। कहने का मतलब है कवि ने जो सपने देखे थे कि उसकी प्रेमिका और वो साथ रहेंगे, वो सुख कभी मतलब कवि को नहीं मिल पाया। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी, उसने सोचा था कि उसकी प्रेमिका वो साथ रहेंगे, हंसी खुशी रहेंगे, वो सुख क्या है, उसके आलिंगन में आते आते, मतलब उसको उसके नजदीक आते आते क्या हो गया, दूर हो गया। मतलब तो देखिए, कवि जो सुख चाहता था वह उसे नहीं मिल पाया, वह सुख कवि के पास आने से पहले ही दूर हो गया, कवि का प्रेम उसे नहीं मिल पाया। आलिंगन का मतलब हग होता है, जैसे हम करते हैं ना, आलिंगन में आजा, हग वाला। तो इसमें आ गया आपकी समझ में कि कवि ने क्या सपने देखे थे कि उसकी प्रेमिका वो साथ रहेंगे, है ना, हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन जो उसने चाहा था वो सुख उसे नहीं मिल पाया, वो सुख उससे दूर रह गया। अगला है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इसमें उसने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया। अरुण माने होता है लाल और कपोल माने होता है गाल, यानी कि कवि ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि उसकी प्रेमिका के गाल सुबह की लालिमा के समान सुंदर है। उषा का मतलब पता क्या होता है, उषा का मतलब होता है सूरज निकलने से पहले का समय, अर्ली मॉर्निंग। तो आपने देखा होगा जब सूरज नहीं निकला होता तो आसमान कैसा होता है, रेडिश होता है, आसमान में लालिमा छाई रहती है। तो यहां पे कवि बस यही कह रहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि उसकी प्रेमिका के जो गाल है ना, वो क्या है, सुबह की लालिमा के समान है। जैसे आसमान लाल हो जाता है ना, वैसे ही उसकी प्रेमिका के गाल भी है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। अगला है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में दुख ही दुख है, उसने कभी सुख नहीं देखे, उसने जीवन में जो सुख चाहे थे वो उसे कभी नहीं मिले। तो कवि अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे जी रहा है। देखो लाइन पढ़ो, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं उन मधुर चांदनी रातों की। कवि कह रहा है अब मैं उन दिनों के बारे में क्या बात करूं। उज्जवल गाथा का मतलब होता है वो सुखमय दिन, वो अच्छे दिन। तो कवि कह रहा है अब मैं उन अच्छे दिनों की बात क्या करूं, क्योंकि वो अच्छे दिन तो मुझे कभी नसीब ही नहीं हुए। कवि ने जो अच्छे दिन सोचे थे, उसने जो अपनी प्रेमिका के साथ जीवन जीने का क्या है सोचा था, वो सुख उसे कभी नहीं मिला। तो इसमें भी आप वही चीज लिखेंगे। क्लियर हो गई बात। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, मतलब
मतलब अब मैं उन चांदनी रातों की क्या बात करूं, है ना, जब मैं और मेरी प्रेमिका साथ में थे, हंसी खुशी थे, क्योंकि वो सुख तो आने से पहले ही क्या हो गया, दूर हो गया। तो ये भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपको समरी पता होनी चाहिए। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा बताइए। अब इस कविता में जो है इसकी काव्य भाषा क्या है, मतलब तो आप लिखोगे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। दूसरा, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, कविता में संगीतात्मकता है। आपने देखा होगा म्यूजिक टाइप की कविता है, मतलब एक गे उसमें, ठीक है। और भाषा सरल है, यानी कि भाषा सरल है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास, उपमा, रूपक, मानवीकरण, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और कविता में संगीतात्मकता है। मतलब क्लियर हो गई बात, आसानी से कर सकते हैं। अगला है, कवि ने जो सुख का सपना देखा था उसे कविता में किस रूप में प्रकट किया गया है। तो आपको पता है कि कवि ने क्या सुख का सपना देखा था, कि मैं और मेरी प्रेमिका साथ रहेंगे, मतलब है ना, हंसी खुशी रहेंगे, लेकिन वो जो सपना था वो सपना ही रह गया। मतलब तो आप लिखोगे कवि ने सपने में देखा कि उसकी प्रेमिका उसकी भुजाओं में दोनों आलिंगन कर रहे हैं, आलिंगन का मतलब हग है, और मधुर चांदनी रातों की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सपने कवि ने देखे वो कभी पूरे नहीं हुए। तो ये भी आप लिख सकते हो कि कवि ने सपने में देखा कि उसकी प्रेमिका उसके साथ है, उसने क्या है, उसे आलिंगन कर रखा है, मतलब है ना, और वो आपस में मधुर चांदनी रातों की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सपने कवि ने देखे थे वो कभी भी पूरे नहीं हुए, उसे वो सुख नसीब नहीं हुआ जो वो चाहता था। क्लियर हो गया। उसके बाद है, इस कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं का पता चलता है। आपने इस कविता को पढ़ा तो आपको क्या लगता है राइटर के बारे में कि वो कैसा इंसान है। तो देखिए, कवि बहुत ही भावुक है, इमोशनल है, बिल्कुल सही बात है। वह बहुत ही भोले भाले हैं, उन्हें अपने लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने अपना भोलापन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने जीवन में अनेक दुख झेले, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तो इस पोयम को पढ़ के हमको यही तो पता चलता है कि कवि बहुत ही भावुक है, वो अपनी प्रेमिका से बहुत प्यार करता था, उसे जीवन में बहुत दुख मिले, लेकिन उसे फिर भी हार नहीं मानी। उसे अपने ही लोगों से धोखा भी मिला, लेकिन फिर भी उसने क्या है, जीवन में संघर्ष करना नहीं छोड़ा। क्लियर है। तो यही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चैप्टर की समरी भी मेन यही है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।